ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेशन। दिस इज शिशिर मित्तल ऑन बायजूस प्लेटफॉर्म और हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में सच तो यह चर्चा करते हुए काफी टाइम हो गया है। आज फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानने का समय है। अच्छा, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैसा दिखता है, रंग कैसा है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, है ना, इस तरह की अपीयरेंस, ऐसी हम बातें करते हैं। इसमें केमिकल चेंजेस नहीं आते, वहां फिजिकल विस्कोसिटी है, ऑल्दो हम विस्कोसिटी की चर्चा करेंगे नहीं, बट इन जनरल वो भी फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है, डेंसिटी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। राइट, तो सबसे पहले देखते हैं अल्केन्स की क्या लीला है। अल्केन्स सबसे पहले तो फिजिकल स्टेट देखना चाहते हैं हम कि भैया वो सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं या गैस। मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड द वेरी ब्यूटीफुल ब्यूटेन। पहले 4 अल्केन्स, ब्यूटेन तक 4 अल्केन्स गैस होते हैं। सारे आइसोमर्स गैसियस होते हैं रूम टेम्परेचर पर। 5 से 17 तक लिक्विड्स हैं और 18 या उसके ऊपर ठोसम ठोस सॉलिड्स हैं। फर्स्ट 4 लिक्विड गैसियस, 5 to 17 लिक्विड्स, और जैसे ही वोटिंग एज आती है 18, वैसे ही ठोस सॉलिड हो जाते हैं वो। अच्छी बात है, शानदार। देन एक चीज और, अल्कीन्स और अल्काइंस का क्या है। अल्कीन्स भी 4 नंबर तक गैसियस हैं। अब एक कार्बन का तो अल्कीन होता नहीं, 2 3 4 ही होते हैं, पर 4 कार्बन तक अल्केन और अल्कीन दोनों गैसियस हैं। 17 तक अल्केन्स लिक्विड्स थे, 18 तक अल्कीन्स लिक्विड होते हैं। अच्छा, और सॉलिड्स 19 के ऊपर फिर अब कहते हैं कि हाँ अब सॉलिड हो गया मामला, तो 19 कार्बन के ऊपर अल्कीन्स हैं, सॉलिड्स हैं। एंड व्हाट अबाउट अल्काइंस? अल्काइंस का भी बड़ा मजेदार हिसाब है। 4 तक तो सारे ही गैसियस हैं, अलबत्ता अगर 13 या उसके ऊपर आ जाते हैं, 13, तो बस टीनेज में आए, जी हाँ, टीनेजर बनते ही सॉलिड हो जाते हैं। अच्छा, तो उनमें आकर्षण के फोर्सेस ज्यादा होते हैं, बढ़िया अट्रैक्शन होता है, मजे से सॉलिडिफाई होते हैं, लगता तो ऐसा ही है, अपरेंटली क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अच्छे से फिट हो जाते हैं। जो भी है, 13 के ऊपर प्यार से सॉलिड बन जाते हैं। 5 से 12 कार्बन तक ही लिक्विड रहते हैं। तो अगर आप देखें, एन, ईन और आइन गैसेस, नाउ कार्बन टिल 4, 4 4 4, कार्बन नंबर 4, 4 कार्बन तक गैसियस हैं। लिक्विड्स, वेल 5 से 17 अल्केन, 5 से 18 अल्कीन और 5 से 12 अल्काइंस। और जैसे लिखते हो सॉलिड्स 18 के ऊपर, 19 के ऊपर या 13 के ऊपर सॉलिड्स हो जाते हैं। ये कहानी है ओपन चेन अल्कीन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस की। अच्छी बात है। रंग कैसा होता है, स्मेल कैसी होती है? वेल, अल्केन्स हरे होते हैं या पीले, लाल या नीले, कुछ नहीं होता। अल्केन्स आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। ना उनका कोई रंग होता है और ना ही उनकी कोई स्मेल होती है। एक बहुत अच्छे से एग्जांपल देता हूं, मोमबत्ती देखी है आपने? हाँ हाँ, मोमबत्ती देखी है, रंग बिरंगी नहीं, रंग तो उसमें एक्स्ट्रा मिलाते हैं ऊपर से, अदरवाइज वैक्स कैंडल्स टिपिकली व्हाइट या ट्रांसपेरेंट होती है। हाँ जी, क्यों? वैक्स क्या होता है? अल्कीन है एसेंशियली। हायर अल्केन्स आर, आई मीन दे आर द वंस व्हिच फॉर्म वैक्सेस। अच्छी बात है। तो ये कैसा है? कलरलेस है, ऑर्डरलेस है। ठीक है। एंड आई मीन ये तो वो था, एलपीजी, एलपीजी रसोई गैस यूज करते हैं, उसमें तो बदबू आती है, उसमें तो मर्केप्टेंस मिलाते हैं, थायोल्स मिलाते हैं, जिससे वो बदबू आए। अदरवाइज ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जो अल्केन्स उसमें भरे जाते हैं जलाने के लिए, उनकी खुद की अपनी कोई स्मेल नहीं होती। अच्छा, ऐसी बात है। जी हाँ। अल्कीन्स का क्या है? इथीन या इथिलीन जिसको बोलते हैं, उसकी बहुत हल्की सी भीनी भीनी सी गंध होती है, जो बहुत बुरी नहीं होती। ट्रुथ इज आई डोंट लाइक इट पर्सनली, लेकिन हाँ, स्वीट स्मेल बोलते हैं लोग उसे। अब ठीक है, उनकी इच्छा है। इसके अलावा कोई भी अल्कीन इंसानों को स्मेलिंग में नहीं आता, उसकी कोई गंध इंसानों को महसूस नहीं होती। इट दे आर ऑर्डरलेस। ठीक है। और कलर कैसा है? सब कलरलेस है। तो अल्केन, अल्कीन सारे, जी हाँ, सारे कलरलेस हैं और ऑर्डरलेस हैं, सिवाय अभी तक एक आइटम आया है, इथीन, जिसकी फेंट स्वीट स्मेल है, या एसिटिलीन। एसिटिलीन कैसी है? एसिटिलीन की एक अजीब सी बदबू होती है, सच तो ये है ना। कैल्शियम कार्बाइड अगर कभी आपने फलों की मंडी वंडी में देखा हो, तो उसमें से एक विचित्र सी गंध आती है एसिटिलीन की। बाय फार एंड लार्ज वो किसी भी कोने से प्लेजेंट तो नहीं कही जा सकती,
और एसिटिलीन को छोड़ दें तो और कोई अल्काइन भी ऐसा नहीं है जिसकी कोई स्मेल हो। अच्छा, तो ऑल अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस आर नंबर वन कलरलेस, यस, एंड odorless, yes, except ethene and ethine, which have some typical smells, whatever. Easy, easy. ठीक है, दो चीजें देखी। एक तो फिजिकल स्टेट कैसी होती है एसटीपी पर या रूम टेम्परेचर प्रेशर पर, और दूसरा हमने देखा क्या, कलर, और तीसरा ऑर्डर। फिर आती है चौथी प्रॉपर्टी, खुलते किसमें है। सॉल्युबिलिटी का एक सीधा सा फंडा है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, बर्ड्स ऑफ ए फदर फ्लॉक टुगेदर, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, जो जैसा है अपने जैसों के साथ रहना पसंद करता है। तो अल्केन्स, अल्कीन से अल्काइंस मोस्टली नॉन पोलर हैं, और अगर ये नॉन पोलर हैं तो इनकी टेंडेंसी नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुलने की ही ज्यादा होती है। साइक्लोहेक्सेन सॉल्वेंट, बेंजीन सॉल्वेंट, हेक्सेन सॉल्वेंट, इस तरह के सॉल्वेंट में घुल जाते हैं। और आप इनको कहो कि वो पानी में घुले, अल्कोहल्स में घुले, एसिडिक एसिड में घुले, एचएफ में घुले, नहीं घुलते, दे डोंट लाइक इट, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड soluble in other non-polar solvents। जो दूसरे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, मैंने कहा था ना बेंजीन, हेक्सेन, इनमें घुल जाते हैं, पानी छाने में नहीं घुलते। ठीक है, अच्छी बात। कभी आपने पानी में सरसों का तेल डाल के देखा है? व्हाट नॉनसेंस, हम क्यों करेंगे? कभी करके देखिए, आप पाएंगे कुछ नहीं होता। तेल जाता है, बूंद बूंद करके उसमें इकट्ठा होता है, लेकिन तेल मोस्टली पानी से हल्का होता है, तो बस ऊपर तैरता रहता है। इस तरह से वो इमिसिबल है, क्योंकि तेल नॉन पोलर होते हैं या बहुत लेस पोलर होते हैं, और पानी काफी स्ट्रांगली पोलर है, तो वो मिक्स नहीं होते इजिली। अच्छी बात है, देखिए इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं अलग से। अच्छा, बेंजीन और टॉलिन घोल के देखें तो अब दोनों कलरलेस लिक्विड है, बेंजीन भी और टॉलिन भी। आप देखें मिक्स करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मिक्स हो जाएंगे। ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, मिक्स हो जाएंगे। अच्छा, ये तो पता नहीं चला कि अलग से कुछ है। हाँ, सोल्यूशन बनाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो चलो चौथी प्रॉपर्टी भी हो गई, वो थी सॉल्युबिलिटी, पानी में और नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ठीक, पांचवी, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है? बहुत सारी चीजों पर, वजन पे डिपेंड करता है। मॉलिक्यूल्स जैसे जैसे भारी हो जाते हैं वैसे वैसे वो उड़ नहीं पाते और उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, वो वॉन डर वाल्स फोर्सेस पर डिपेंड करते हैं। जी हाँ, वो वॉन डर वाल्स फोर्सेस पर भी डिपेंड करते हैं। अच्छा, जैसे, और उसमें जैसे जैसे मॉलिक्यूल का आकार बढ़ता जाता है, जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता जाता है, आप देखोगे उसके वॉन डर वाल्स फोर्सेस भी बढ़ते जाते हैं, और उनके साथ ही मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाते हैं। यही नहीं, मेल्टिंग पॉइंट के लिए एक तीसरी प्रॉपर्टी भी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट में महत्व नहीं है, और वो ये कि मॉलिक्यूल कितना सिमेट्रिक है, कितने अच्छे से एक सॉलिड स्टेट के क्रिस्टल में फिट हो सकता है। जितनी बढ़िया फिटिंग हो सकती है उसकी सॉलिड स्टेट के क्रिस्टल में, उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। थोड़ी अजीब सी बातें हैं, इनको डायरेक्टली आप क्वांटाइज ना कर सके, लेकिन हाँ, इनका महत्व है, और अल्टीमेटली मेल्टिंग पॉइंट इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अच्छा, जैसे जैसे देखिए, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है। जैसे जैसे मॉलिक्यूल बड़ा होता जा रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, मोलर मास बढ़ रहा है, तो वॉन डर वाल्स फोर्सेस भी बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ता ही जा रहा है, तो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। -42 डिग्रीज पर बॉइल करती थी प्रोपेन, -1 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल करती है ब्यूटेन, और पेंटेन 36.1 डिग्री सेल्सियस मांगती है। तो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर पे तो आराम से लिक्विड है पेंटेन, जबकि प्रोपेन और ब्यूटेन गैसियस हो जाएंगे। ऐसा है, ठीक है। एक और देखिए, पेंटेन थी, बड़ा अच्छा लगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन ब्रांचिंग हुई, और 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, बहुत सारी ब्रांचिंग हो गई। अब ये जो हमने 3D सिमुलेशंस दिखाए हैं, बहुत ध्यान से इनको देखिएगा, ये और ये क्या आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे यहां पे ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है, मॉलिक्यूल लगभग गोल होता जा रहा है। उसका सरफेस एरिया, ध्यान से देखिए, उसका सरफेस एरिया किसका आपको लगता है सरफेस एरिया ज्यादा है? फर्स्ट का, सेकंड का, या थर्ड का? वेल, थर्ड का सरफेस एरिया ज्यादा लग रहा है। सच है, होता भी है। जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी साइड चेन्स की संख्या, जैसे जैसे कोई मॉलिक्यूल ब्रांच होता जाएगा,
उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और अगर सरफेस एरिया कम होगा तो वॉन्ड वॉल फोर्सेस कम हो जाएंगी। सरफेस एरिया कम होगा तो वॉन्ड वॉल फोर्सेस कम होते चले जाएंगे। अच्छा, ऐसा है? जी हाँ, ऐसी बात है। अच्छा, क्वेश्चन करो, करिए। आइडेंटिफाई reagent from the following list which can be easily used to distinguish between 1 butane and 2 butane। पिछले जन्मों की बात है ये तो, पिछली क्लास में पढ़ा था। 1 butane और 2 butane में डिस्टिंग्विश कौन करेगा? ब्रोमीन एंड CCl4 दोनों के साथ डीकलराइज हो जाएगी तो डिस्टिंग्विश नहीं करेगा। हाइड्रोजन विद लिंडलास कैटलिस्ट दोनों के साथ रिएक्ट कर जाएगा, पर ये तो टेस्ट भी नहीं है, लैब में कोई अलग से विजुअल्स दिखाई नहीं देंगे इसके। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड HgSO4, वेल आप बोल तो सकते हो कि रिएक्शन तो उसका अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कीटोन्स मिल जाएंगे उनसे, इनफैक्ट ना भाई 1 ब्यूटेन से भी मिलेगी ब्यूटेन 2 ओन, और 2 ब्यूटेन से भी मिलेगी ब्यूटेन 2 ओन, इससे भी कोई फायदा नहीं है। अमोनियाकल क्यूप्रस क्लोराइड 1 अल्काइन के साथ देता है रेड PPT, और 2 अल्काइन के साथ कुछ नहीं देगा। डी इज द आंसर। Second question, how many alkenes react faster than propene with dilute sulfuric acid? How many alkenes react faster than propene with dilute sulfuric acid? तो अब एक काम करें, अगर प्रोपीन था उसमें H+ डाला तो H यहां जुड़ा और सेकेंडरी कटायन बना। सेकेंडरी कटायन से ज्यादा स्टेबल कटायन किस में बनेगा, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। वेल बहुत ही मजेदार, बहुत ही ट्रिकी केस है। आप देखिए, अगर यहाँ H लगाएंगे और यहाँ प्लस आ जाएगा तो ये तो टर्शरी कम डबल बेंजाइलिक, तो बहुत स्टेबल है, बहुत खूबसूरत है। इसमें करेंगे, यहाँ H लगाएंगे, यहाँ प्लस आ जाएगा, ये भी सेकेंडरी कम बेंजाइलिक है, अच्छा तो है। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर H लगाएंगे, यहाँ प्लस आ जाएगा, तो ये कैसा है? ये भी आप देखेंगे कि टर्शरी है, ऑल्सो वेरी गुड, है ना। सेकेंडरी प्लस बेंजाइलिक लगभग टर्शरी के आसपास ही बैठ जाएगा, कोई खतरा नहीं, इनफैक्ट थोड़ा अच्छा ही हो जाएगा, है ना। NH2 अगर लगा हुआ है तो एक मजेदार बात बताऊं, जब आप इसमें H+ डालोगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे, पता है क्या होगा? नाइट्रोजन इतनी बेसिक होती है, इतनी ज्यादा बेसिक होती है नाइट्रोजन, आपका मनोरंजन होगा जानकर कि जब नया H+ आएगा तो अल्कीन पर जाएगा ही नहीं, वो नाइट्रोजन से चिपक जाएगा। क्या बात कर रहे हो, सही बता रहा हूं। तो ये जो NH2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थी प्लस M थी, ये बदल के बन जाएगी बहुत ही शक्तिशाली NH3+। ओ माय गॉड, अब कुछ नहीं हो सकता, ये तो -I बन गई है, ये तो अल्कीन को आगे रिएक्ट करने ही नहीं देगी। अच्छा, ए से अच्छा P, उससे अच्छा C, और सबसे अच्छा D। बढ़िया है, ये ऑर्डर है, जी हाँ ये ऑर्डर है। अच्छा, लेकिन हमें तो प्रोपीन से अच्छा देखना था, बिल्कुल। तो प्रोपीन से अच्छे में तो अगर आप देखेंगे तो ए तो खराब हो जाएगा, बड़ा ट्रिकी केस है। हो सकता है आपको लगे कि NH2 ग्रुप जो है वो प्लस M इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, हाईली एक्टिवेटेड है, था, पर अब डीएक्टिवेट हो गया है H+ पढ़ते ही, तो ए इज पुअरर, हटा दो इसे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान दो कि खुद ही बेस शिकार बन गया, उस पर H+ लग गया। यहां ऑक्सीजन होती तो उतनी बेसिक नहीं है, वो +M से अल्कीन को एक्टिवेट करती, नाइट्रोजन ने खुद को ही एक्टिवेट कर लिया, खुद ही H+ खा के सब बर्बाद कर दी। तो B, C और D तो ज्यादा है, B, C और D तो तीनों ज्यादा है। यहां देखें E-M के साथ जुड़ा हुआ है, तो पुअर हो जाएगा, रिएक्ट नहीं करेगा। F तो हम देख ही चुके हैं, सेकेंडरी प्लस बेंजाइलिक। अगर आप देखें तो C इज सेम एज F, कोई अंतर नहीं है दोनों में। अच्छा, तो ये भी ज्यादा ही है, हाँ। क्लोरो इथीन, ये तो कम हो गया क्योंकि ये तो -I हो गई ना, अच्छा नहीं है। और OCH3 तो सबसे शानदार है, क्यों? शक्तिशाली प्लसम है ऑक्सीजन का, ये इतनी बेसिक भी नहीं है कि खुद H+ लेके जिंदगी बर्बाद कर दे पड़ोसी की, पर प्लसम से स्टेबलाइज जरूर कर सकती है। H यहां आएगा, प्लस यहां आएगा तो खूब स्टेबलाइज करेगी, बिल्कुल। तो रिएक्टिविटी क्या है? वहां पे थे 3 और यहाँ है 2, द आंसर इज 5। 5 अल्कीन्स हैं जो फास्टर रिएक्ट करते हैं, उसमें फास्टेस्ट है H। क्यों? ऑक्सीजन शानदार डोनर है, इसलिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन, बिल्कुल। Isomers of hexane, based of their branching, can be divided into 3 distinct classes as shown in figure. अच्छा,
1 2 3 क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कर लो भैया। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स इज, इसको देखिए ये कैसा है, अनब्रांच्ड, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसमें सिंगल ब्रांच है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इसमें डबल डबल ब्रांच है मेन चेन पर तो बॉइलिंग पॉइंट और कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा 3, उससे कम 2, उससे कम 1 होगा बॉइलिंग पॉइंट। सबसे ज्यादा 3, फिर 2, फिर 1। द करेक्ट आंसर इज बॉम्बे, बी। अच्छा, बढ़िया है, शानदार क्वेश्चन है। देखिए असर्शन, dimethyl sulfide is commonly used for reduction of an ozonide of an alkene to get the carbonyl compounds. Such a DMS use होता है, true. It reduces the ozonide giving water soluble DMSO and excess of it evaporates. ये भी बिल्कुल सच है। क्यों? खुद ऑक्सीडाइज होता है, हाँ जी, और ऑक्सीडाइज होकर बनाता है डीएमएस से डीएमएसओ, और कुछ एक्स्ट्रा बच जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, आराम से खुद उड़ जाता है, तो आपको शुद्ध प्रोडक्ट मिल जाता है ओजोनाइड बहुत प्यार से। रीजन है क्या? DMS is commonly used for reduction of ozonide to get carbonyl compounds because it reduces ozonide, giving water soluble DMSO and excess of it vaporizes. सही है, बढ़िया, रीजन भी सही है ना? A is the answer. Yes, A is the answer. Which of the following is the starting material for the oxidation shown below? अल्कलाइन केमिकल से हीट करके ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा पूछिए। और ऑफर्स भी दिए हैं, 4 अलग अलग ऑफर्स हैं। वैसे तो अलग अलग तरीकों से इमेजिनेशन लगा सकते थे, यहां तो बड़ा ही आसान है, जो गिवन कंपाउंड है उसी से चालू कर दो, पता लग जाएगा क्या है। ठीक है, चालू करें, बिल्कुल करते हैं। वैसे जस्ट टाइम पास के लिए, टाइम पास मतलब थोड़ी सी लॉजिकल प्रैक्टिस के लिए, इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम ऑब्वियसली, हम गैस कर सकते हैं क्या क्या बना सकते थे हम, हाँ हाँ क्यों नहीं, कैसे? COH, पहली बात तो इनको आपस में जोड़ लो, इसको या इसको या इसको, 1 2 3 4 5 6 7, या 1 2 3 4 5, जो भी है एक बार जोड़ जोड़ के देखते हैं, अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं कि क्या संभव है। राइट, चलिए देखिए। तो हमारे पास आ जाएगा जैसे 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग बनाओगे? हाँ, ये अगर जुड़ जाए ऐसे तो ठीक है। और 5 में डबल बॉन्ड के बाद 1 2 1 2 3, द डबल बॉन्ड के एक छोड़ के साइड चेन, डबल बॉन्ड के एक छोड़ के साइड चेन यहाँ पे, और 1 2 3, 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ अब डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से भी कुछ लगा सकते हैं। ट्रिपल जरूरी नहीं है, इट कैन बी डबल, इट कैन बी ट्रिपल, इट कैन बी एनीथिंग। और आगे किसी के साथ जुड़ा हुआ है, ये किसके साथ, वी डोंट नो। एक संभावना तो ये थी। अच्छा, और क्या है? 1 2 3 4 5 6 उल्टी तरफ जोड़ लो, ऐसे मिल जाएगा। अच्छा, और क्या चाहते हो? और इसी में जब जोड़ा तो 1 2 3, डबल बॉन्ड के एक छोड़ के साइड चेन, डबल बॉन्ड का एक छोड़कर साइड चेन, और उसमें CH2 COOH। अब ये आगे यहाँ पे कुछ लगेगा, यहाँ से टूटेगा, और एक CH2 और एक COH ऐसे ही, ये भी हो सकता था। अच्छा, और या 7 नंबर टिंग 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 टिंग, टिंग टिंग क्या कर रहे हो? देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6, नहीं 6 में हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इनको जोड़ लिया अगर, एक डबल बॉन्ड बनाया, ठीक है, और उसमें 1 2, और इधर 1 2 1 2, सेम सेम चीज मिल जाएगी, नया कुछ नहीं है उसमें। These are kind of symmetric, तो you get just 2 possibilities are there. क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मुझे ध्यान है कि एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करते हैं तो COH मिल जाता है। ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं बनाया? रिंग में ट्रिपल बॉन्ड हो नहीं सकता ना, ट्रिपल बॉन्ड में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, लीनियर ज्योमेट्री होती है, उसको रिंग में नहीं बना सकते, छोटी सी 5 6 मेंबर में तो बिल्कुल नहीं बना सकते। देखें क्या सही है, देखते हैं, आओ।
इतने पापड़ बिलवाए, टुकड़े टुकड़े कर दो, सबको काट डालो, देखो क्या आ रहा है। काट डालो, काट डालो, काट डालो, काट डालो, काट डालो। well, एक छोड़ के CH2 C डबल बॉन्ड C, ठीक है। अल्कीन, फिर एक छोड़ के CH2 CH2, नहीं, यहाँ पे तो 2 कार्बन है, यहाँ एक ही लिखा है, ये तो संदिग्ध लग रहा है। और यहाँ 1 2 और फिर ये ठीक है। तो डी तो हमने फिगर आउट किया ही था, ये हो सकता है ये वाला, जी बिल्कुल हो सकता है। फिर बी 1 2 फिर डबल बॉन्ड, 1 2 फिर डबल बॉन्ड, ये भी हो सकता है। अच्छा, ये हो सकता है क्या, देखते हैं, बनाए तो सही। CO 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 COOH OH OH, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, उसमें एक C डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा आ जाएगा ना। तो करेक्ट आंसर्स इसके तो है खाली बी और डी, और खाली इन्हीं दोनों की ओजोनोलिसिस से ये मिलता ना ना ना। इसी में देखो तुम, जैसे ये बनाया है, इसी में ऐसा बना देते, आगे कुछ भी जोड़ देते, क्या फर्क पड़ता, कौन रोकने वाला था, नोबडी कुड हैव स्टॉप्ड दिस। और एक दिलचस्प बात बताऊं, जैसे ये डबल बॉन्ड था, हाँ, तुम कहो तो यही ग्रुप नीचे जोड़ दो, मतलब 1 2 1 2, फिर टिंग 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 टिंग, ऐसे, सॉरी, 1 2 3, 1 2 3, एक टिंग 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 टिंग, आ, अब क्या होगा, बड़ा प्यारा मॉलिक्यूल है, देखो इसको टुकड़े करो, यहां से यहां से यहां से, इसके 2 मोल मिल जाएंगे। तो ये संभव था, ये भी संभव था। आपको ऑप्शन कम दे रखी है, ठीक है, तो उसमें से चुनना था, वो तो बहुत आसान है। लेकिन अगर आप इमेजिनेशन लगाओ तो आप तो बहुत सारे मॉलिक्यूल बना सकते हो ऐसे, जिनके ओजोनोलिसिस पर यही मिल जाए वापस। वेरी इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल कैन मेक। चलो आगे बढ़ो, प्रैक्टिस ही तो कर रहे थे, थोड़े और क्वेश्चन है वो कर लीजिए, बिल्कुल, आइए देखिए। The reaction of one equivalent of HBr with this gives, ये बड़ा दिलचस्प है, अगर एक इक्विवेलेंट HBr का, और मॉलिक्यूल में अल्कीन भी है और अल्काइन भी, अगर कॉन्जुगेशन में है वो एक दूसरे के साथ, तो क्या होगा। अगर वो एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में है तो अल्काइन पर एडिशन होता है, ये हमने देखा था। अगर दूर दूर है तो अल्कीन ज्यादा इजी है। ये बन जाएगा, और फिर Br माइनस जुड़ जाएगा जाके, तो CH3 CHBr C। कैन यू सी द आंसर, क्यों, अल्कीन पर कटायन ज्यादा स्टेबल है इसलिए। अच्छी बात। द कंपाउंड X विल बी, ठीक है, और हमको बोला है कोई अज्ञात कंपाउंड है X, हाइड्रोजनेशन किया और ये मिला है, 5H2 जोड़ने के बाद मान लेते हैं 1 मोल है, 5H2 जोड़ने के बाद IHD कितना है 1, तो यहां पर IHD कितना होगा 6, क्यों, 5 यहां और 1 यहां बचा, ये 6 रहा होगा, जिसमें एक रिंग है और 5 पाई बॉन्ड्स हैं। जी हाँ, उसमें एक रिंग है और 5 पाई बॉन्ड्स हैं, बड़े खतरनाक बात है। देखिए, सिल्वर नाइट्रेट के साथ पीपीडी दे रहा है, धत तेरे की, तो एक उसमें 1 अल्काइन भी है, एक चीज तो और पक्की हो गई। ठीक है बाबू, फिर तो यानी कि 1 अल्काइन है, तो ये तो है ही सही, कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ये है। इसमें ध्यान रखना, हमने 2 ही पाई बॉन्ड्स बनाए हैं और टोटल 5 पाई बॉन्ड्स हैं, 3 पाई बॉन्ड कहीं और खपने हैं, कहीं और बनने हैं, कहां बनने हैं पता नहीं, देखते हैं, वो तो ओजोनोलिसिस करके देख लेते हैं क्या बनाया है। अरे बाबा, ये क्या किया है, देखो, CHO और ये बाप रे, प्रोडक्टिव ओजोनोलिसिस कराई है, जी हाँ। तो इसमें कहीं ऐसे 3 पाई बॉन्ड और लगाने हैं जो रिडक्टिव पर ये तमाशा खड़ा कर देंगे। कहां से, देखो, एक तो ये दिख रहा है, इसमें क्या आपको अल्काइन की आत्मा नजर नहीं आ रही, C ट्रिपल बॉन्ड CH अगर ऐसा रहा हो, और ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, CH2 है, और एक ये है ना, इस तरीके से है, हाँ है, चलो ठीक है।
फिर और भी कुछ है क्या? हाँ, हो सकता है। और क्या हो सकता है? अब ये तो CH2 तो आ जाएगा इससे, ठीक है? 2 कार्बन छोड़ दो, 1-2 कार्बन छोड़ दिए। यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। यहाँ से C डबल बॉन्ड O निकाल पाएंगे? एल्डिहाइड, ये टर्शरी है, यहाँ पे एल्डिहाइड तो बनने से रहा। ना ना ना, ये तो पाप हो जाएगा। तो ये पक्का है कि इससे ये जो चीज आई है, ये आइडिया गलत है। क्यों? अगर सही होता तो यहाँ एल्डिहाइड ना होता, यहाँ कुछ और इसकी दुम लगी होती, ऐसे इसकी, वो है नहीं। तो फिर अब इसको कहाँ खपाएं? इससे पक्का ऐसा कुछ मिलाओ फिर, ठीक है? ऐसा कहां से लाएं? वेल, अगर ये बना लो तुम एक बार, जस्ट देखो, जस्ट सोच के देखो, अगर ये बना हुआ है तुम्हारे पास और ऐसे एक बार ओजोनोलिसिस कराओ, तो ये तो O बन गया और ये O और O और O ऐसे बन जाएगा। हाँ, सही है। वाओ! तो 3 पाई बॉन्ड भी ठिकाने लग गए बाबू, ठीक है। 5 थे, हाँ तो 3 तो लगे ना, अब 2 बचे हुए रिंग में होंगे और कोई जगह नहीं है। रिंग में ग्लाइकोक्सिल भी मिल रहा है, अच्छा, और ऐसी गंदी चीज भी मिल रही है, बिल्कुल। तो पक्का कुछ तो टूटेगा, क्या टूटेगा? यहीं से तोड़ो एक तो, जो टर्शरी कार्बन दिख जाएगा, ठीक है? यहाँ से तोड़ देंगे जी, ठीक। और अगर ऐसा है तो यहाँ पे आया C डबल बॉन्ड O, बिल्कुल। तो ये CH2, बिल्कुल। अब यहाँ से टूटेगा तो ये जो कार्बन है CH2 वाला, ये C डबल बॉन्ड O बनाएगा, बिल्कुल। अपने नीचे जाएगा, नीचे ऐसे कुछ दिख रहा है, हाँ, CO ये देखो, ये चीज दिख रही है यहाँ। अब देखिए थोड़ा चालाकी से वर्क करने वाली बात है, हिट एंड ट्रायल से, है ना? फिर CH2 दो कार्बन, है ना? तो CH2 दो कार्बन, CH2 दो कार्बन, और फिर C डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड है तो ये यहाँ होगा। अच्छा, ऐसा है। करके दिखाओ एक बार, करके दिखा देते हैं। अब नाउ दैट वी हैव गेस, मैंने पूरा जैसे सोच रहे थे उस सोच के साथ पूरा बताया आपको, आप ध्यान दें। मैं एक बार फिर इसको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ क्या हो रहा है। ये देखो ऐसे, आप इसकी ओजोनोलिसिस करो, क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा डाइकीटोन। इसको करो तो यहाँ O और यहाँ O, ये चीज तो आ गई, आ गई। अब इसे काटो, जैसे इसे काटोगे, थोड़ा अलग अलग बनाता हूँ ताकि इसे काटते ही ये हट गया, बिल्कुल हट गया। और क्या आया? यहाँ O आया और यहाँ O आया, ठीक है। इसे काटो, काट दिया, यहाँ O आया और यहाँ O आया, बिल्कुल। अरे बाबा, ग्लायोक्सेल, ग्लायोक्सेल। और ये क्या है? CO 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 5 है, 1 2 5 है, बिल्कुल सही आ गया। तो कंपाउंड एक्स क्या होगा? इतने बढ़िया वाले पापड़ बेल कर हमने निकाला है कि भाई कंपाउंड एक्स ये होगा, ऐसे पूरे लॉजिक के साथ कि क्या देखना है, क्या नहीं, क्या रखना है, क्या रिजेक्ट करना है, पूरी वर्किंग के साथ हमने आपको बता दिया। कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ओजोनोलिसिस पे बेस्ड। देखिए ऑप्शंस दे रखे हैं, हाँ तो दिखाओ कौन कौन से हैं, देखते हैं। ये तो पहले ही भिड़ते ही आ गया, ए सही है, जी हाँ, ए बिल्कुल सही है। कंपाउंड एक्स ए होगा। That's it. Which of the following compounds on reductive ozonolysis gives glyoxal as one of the products? ग्लाइकोक्सिल इसमें मिलेगा ना, फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा और प्रोपेन डायल मिल जाएगा ना, इसमें यहां और यहां, यस, ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे मिल रहा है, हाँ, इसमें ग्लाइकोक्सिल मिलेगा, देखते हैं। यस, यहां से मिल जाएगा, इसमें, इसमें भी देखिए, यहां से मिल जाएगा। तो बी सी एंड डी तीनों दे देंगे ग्लाइकोक्सिल, ऐसे।
एक मिनट, ग्लाइकोजेल याद तो है आपको क्या होता है? क्या होता है? इसको कहते हैं ग्लाइकोजेल। अच्छा अच्छा, जी हाँ, कई बार बोल चुका हूं, फिर याद दिला दिया एक बार। चलो, व्हाट इज द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन करा रहे हैं, बेंजीन रिंग तो है जैसा वैसे ही रहेगा, COCH3। एंटी मार्कोवनिकोव, मार्कोवनिकोव एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट, ये होगा फिनाइल मिथाइल कीटोन, ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, द बेस्ट सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस टू प्रिपेयर हेप्टेन टू ओन इज, आइए देखते हैं। प्रोपाइन, प्रोपाइन में सोडामाइड डाला, एक्स बन गया। फिर इसमें ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टिंग टैंग टिंग, 1 2 3 4 और ब्रोमाइड, ऐसे ब्यूटाइल ब्रोमाइड आया, क्या मिलेगा? वाई मिल जाएगा, टिंग टैंग टिंग, और फिर यहां पे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन वाला HgSO4 H2SO4। वेल, आपको 2 मिलेंगे इसमें, 2 ओन और 3 ओन दोनों मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 2 3 और 2 और 3 में कोई प्रेफरेंस लगती नहीं, मिक्सचर मिलेगा। हेप्टेन 2 ओन बनेगा ना? बनेगा, पर लगभग आधा आधा हेप्टेन 3 ओन भी बनेगा। अच्छा मेथड है, घटिया है, 50% के ऊपर तो क्या जाएगा, नॉनसेंस। कोई बात नहीं, दूसरा देखते हैं, इथाइन, HC ट्रिपल बॉन्ड C-, पेंटाइल ब्रोमाइड, फाइन, ये क्या बन गया, HC ट्रिपल बॉन्ड C, फिर 1 2 1 2 3 4 5, ये बन गया। इसमें, इसमें बन जाएगा क्या, बहुत प्यार से, 1 2 3 4 5 6 7 और हेप्टेन टू ओन, यस, बी इज फाइन, बी इज गुड। पर बेस्ट बोला है तो सी और डी भी देखना पड़ा, 1 तो खराब था, बी अच्छा लगा, सी देखते हैं। हेक्स 1 आयन CH3, हेक्साइन, 1 2 3 4 5 6, सोडामाइड के साथ ये, CH3 के साथ ये हो जाएगा ना, 2 ओन और 3 ओन फिर से मिक्स हो जाएंगे, सी बुरा है, पेंट 1 आयन, ठीक है, और यहाँ पे ET लग गया, सबसे बुरा है ये। इसमें क्या, 3 और 4 का मिक्सचर मिलेगा, जो कि और भी बदतर है, नॉनसेंस है। हो गया, हाँ जी, बहुत बातें हो गई, ये था क्वेश्चन। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट फेज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स के फाइनल, अंतिम और कंक्लूसिव पड़ाव पर हम आ गए। तो ये मत सोचिएगा ये जस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक ठाक बड़ा सेगमेंट है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की। एरोमेटिक कंपाउंड्स, वाओ, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हैं? अगर आपको याद हो, एरोमेटिसिटी की बातें हमने करी हैं पिछले जन्म में, पिछले चैप्टर में जब हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी, तब हमने बात करी थी एरोमेटिसिटी की। वाओ, तो क्या है एरोमेटिसिटी? अगर पाई बॉन्ड्स, अगर पाई बॉन्ड्स कुछ ऐसा चमत्कार हो कि बहुत 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 एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाए, ऐसे कि वो बेयर्स रिएजेंट का कलर डिस्चार्ज न करें, वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज न करें, वो एडिशन रिएक्शन देना बंद कर दें और बैठ जाएं कि नहीं हम तो बड़े स्टेबल है, हम ये सब रिएक्शन छोटे मोटे नहीं देते आराम से, तो हम कहते हैं कि ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स, ये साइक्लिक में होता है, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स एरोमेटिक हो गए हैं। जैसे जैसे बेंजीन थी, और ये बहुत ही परिचित नेफ्थलीन बॉल्स याद है आपको, जो अक्सर वो वूलन कपड़ों में डालते हैं या किताबों के बीच में रख देते हैं ताकि उनमें कीड़े ना लगे। जी हाँ, ये भी कैसा है, ये एक शानदार एरोमेटिक कंपाउंड है। अच्छा, अगर आपको याद हो, क्या कंडीशंस थी एरोमेटिसिटी की? 4 मुख्य कंडीशंस थी। क्या? पहली कि एक रिंग होना चाहिए, दूसरा रिंग प्लेनार होना चाहिए, और तीसरा रिंग के सारे एटम्स sp2 हाइब्रिड, या कम से कम sp3 तो कोई नहीं होना चाहिए, सारे sp2 हाइब्रिड हो, सबके पास एक एक p ऑर्बिटल हो, और वो p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल हो, और वो सारी की सारी p ऑर्बिटल्स कॉन्जुगेटेड हो। अच्छा, और लास्टली और सबसे इंपॉर्टेंटली हकल्स रूल, हकला क्यों रहा है?
अपने हकल महाराज के सम्मान में हमें कर रहे हैं ना। और हकल महाराज क्या बोल गए थे कि अगर 4n+2 है पाई इलेक्ट्रॉन्स तो एरोमेटिक होगा। तो शर्त क्या है? पहली शर्त है क्या है? पहली शर्त यह है कि रिंग होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि सारे के सारे रिंग में sp2 होने चाहिए। तीसरी, ऑल कॉन्जुगेटेड या रिंग प्लेनार होना चाहिए। ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई शर्तें हैं। अगर प्लेनार नहीं होगा तो वो सब कॉन्जुगेटेड नहीं होंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। और फाइनली आपका हकुल्स रूल का पालन होना चाहिए। यदि ये सारी शर्तें, ये सारे वचन आप पूरे कर लें, स्पीशीज एरोमेटिक हो जाएगी। जी हाँ, वो एरोमेटिक हो जाएगी। अच्छी बात है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बनाते कैसे हैं? वेल, अच्छा, मत भूलिएगा सबसे सरल उदाहरण है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का बेंजीन। हमारी प्यारी जिगर की टुकड़ी पुरानी और पुश्तैनी बेंजीन, जिसको ऐसे ऐसे कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बना के लोगों ने लिखा था और फाइनल ऐसे गोलमाल स्ट्रक्चर में गोला बना देते हैं। महान बेंजीन है ये। ठीक है। 3 क्लासेस ऑफ प्रिपरेशन है बेंजीन की। कौन सी? एसिटिलीन या इथाइन का साइक्लाइजेशन करा सकते हैं, एरोमेटिक एसिड्स का डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं, या फिनॉल्स का रिडक्शन। इन तीनों से बेंजीन मिल जाती है। ये दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड्स मिल जाते हैं। आइए पहला देखते हैं, साइक्लाइजेशन ऑफ एसिटिलीन। अगर एसिटिलीन या इथाइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब से गुजारा जाए, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लाल लाल तपे हुए आयरन ट्यूब्स हैं, और आपके पास 600 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा है ऑर्गेनिक के लिए, टेम्परेचर है, मस्त प्रेशर है, आप देखेंगे ट्राइमराइज कर जाती है एसिटिलीन। व्हाट? जी हाँ, आप देखिए ट्राइमराइज कर जाती है एसिटिलीन। मतलब 3-3 मॉलिक्यूल धड़ाम जुड़ जाते हैं और बन जाती है बेंजीन। जी हाँ, बन जाती है बेंजीन। ये रट्टा बेस्ड रिएक्शन है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। इसके मैकेनिज्म की चिंता आप न करें, ये थोड़ा आर्बिट्री रिएक्शन है, ऐसा है। यहाँ तीर भी बना रखे हैं, उनका टाइम पास है, पर ये मैकेनिज्म नहीं। ठीक है, कई लोग इसको मैकेनिज्म मानते हैं, और वो वहम है उनका। ऑफिशियली किसी भी ढंग की ऑर्गेनिक किताब में आप देखेंगे इसको मैकेनिज्म नहीं माना जाता, ये है भी नहीं। अच्छी बात है। ये तो हो गया एसिटिलीन, रेड हॉट आयरन ट्यूब्स, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर्स, और बेंजीन मिल गई। जी हाँ, बिल्कुल। और कुछ नहीं हो सकता। इसमें एक वेरिएशन बताता हूं मैं आपको पहले। अरे आगे क्यों बढ़ रहे हैं? प्रोपाइन ले लेते तो क्या होता? क्या बात कर रहे हो? प्रोपाइन, हाँ, इसमें तो एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा ले लिया आपने। जी हाँ, पता है क्या मिलता? क्या मिलता? वेल, वो मिथाइल यहां 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 ऐसे लग जाते। अच्छा, तो 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन। हाँ, 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन। इसमें 135 के अलावा 124 और जब भी दूसरे दूसरे जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है वो भी मिलने लगते हैं। हाँ, 123 लाइन से मिथाइल नहीं आते, लेकिन दूसरे उटपटांग कॉम्बिनेशन भी मिल जाते हैं मैक्सिमम, लेकिन ये मिलता है। ठीक है, जी लेंगे इसके साथ भी। कार्बोक्सिलिक एसिड्स अगर है तो प्रकृति में ये बहुत मिल जाते हैं, जैसे बेंजोइक एसिड। और आपको याद होगा, आपने सोडा लाइम के साथ हीट करके एक डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन सीखा था, याद है, जिसमें कार्बोनाइन बना करता था अल्फा कार्बन पर। जी हाँ, तो वैसे ही अगर आपके पास है सोडियम बेंजोएट, ये क्या है? ये है सोडियम बेंजोएट। कभी आपने ये मैगी केचप या जो इस तरह की जो चटनी वटनी आती है मार्केट में रेडीमेड, उनके जो इंग्रेडिएंट्स है पढ़ के देखिएगा, उसमें सोडियम बेंजोएट लिखा होता है। अच्छा, तो उसमें सोडियम बेंजोएट डालते हैं? जी हाँ, डालते हैं। क्यों? ये एंटी फंगल कंपाउंड है, एंटी बैक्टीरियल कंपाउंड है। ये उस टमाटर की सॉस को जो नॉर्मली 10 दिन 15 दिन में सड़ जाती थी, सड़ने नहीं देता, साल भर चला लेता है। अच्छा, तो बड़ी अच्छी चीज है। हाँ, अच्छा तो है, कैंसर हो जाता है, इससे एक अलग बात है ना। व्हाट? हाँ, मतलब एक ऐसे नहीं कि उसको छूते ही कैंसर हो जाएगा, लेकिन आपने जिंदगी भर से खाया है तो कार्सिनोजेनिक कंपाउंड पहले नहीं मानते थे, आजकल उसको शुभ नहीं मानते। जिसमें भी एरोमेटिक रिंग्स होते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को शक है कि वो कार्सिनोजेंस का काम कर सकते हैं। कोई बहुत शुभ चीजें नहीं है। प्रूवन कार्सिनोजन है ये, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, इस पर बहुत झगड़ा और विवाद चलता रहा है सोडियम बेंजोएट पर। और आजकल जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वगैरह बोलते हैं उसमें इसको नहीं डाला जाता, अशुभ माना जाता है। खैर, सोडा लाइम है हमारे पास, सोडा लाइम के साथ गर्म करिए, क्या होगा? CO2 हट जाएगी और लो धड़ाम से यहां H लग जाएगी, बेंजीन बन जाएगी। अच्छा, ऐसे? जी हाँ। यही नहीं, अगर आपके पास यहां बेंजीन के स्थान पर मान लीजिए होती नैफ्थलीन, तो क्या होता? ऐसे होता। फिर से NaOH CaO इन द रेशियो 1:3, और हीट करते COO निकल जाता और लो नैफ्थलीन बन जाती। हाँ, स्टूपिड, कितना घटिया रिएक्शन है ये।
आसान है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। बस ये निकल गया और यहाँ एच लग गया। हाँ, ये तो बहुत लल्लू है। हाँ, ये ऐसा ही है जी। अच्छी बात है, अपना क्या जा रहा है। तीसरा तो उससे भी लल्लू है, पर पहले इसका तमाशा देख लीजिए। क्या कर रहे हैं, आपने आग पर रखा है सोडा लाइम के साथ सोडियम बेंजोएट को, वेपर्स निकल रही हैं, वेपर्स यहाँ जा रही है, टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग। थर्मोमीटर लगाया है और यहां से आपने इसमें कंडेंसर लगा रखा है, कंडेंसर में से जा रहा है, अच्छी बात है। ठंडा पानी आ रहा है, गर्म पानी निकलता है, जो भी है व्हाटएवर, उसको ठंडा कर रहा है। और जब यहां से बूंद बूंद करके टप 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 रिसीवर फ्लास्क में जो बेंजीन बन रही है वो इकट्ठा हो जाएगी। कुछ तक समय तक गर्म करते रहिए, धीरे धीरे आपने यहां बेंजीन बना ली है। देखिए, खुश हो जाइए इस तरह से। एक चीज और बता दूं, इस डायग्राम में एक गलती है, एक डिफेक्ट है, उसको देख के मन में भ्रम मत पैदा कर लेना। अगर आपने ध्यान से इस डायग्राम को देखा है तो आपको इसमें गलती दिखाई देगी। अच्छा, कैसे? वो जानबूझ कर छोड़ी हुई है वैसे तो, कि आपसे हम प्रश्न पूछ सकें कि क्या गलती है। देखो यही 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 है, देखो ध्यान से, गलती 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 कहाँ है। देखिए, आपको ये जो है ये पाइप में जा रहा है, कायदे में पूरे इसमें फैलेगा नहीं, ये गड़बड़ है। क्यों? नहीं तो ठंडा बेंजीन अलग आ रही है और वो अंदर एक पाइप है, जो बाहरी जो मोटी ट्यूब है जिसमें कंडेंसर वेंडेंसर लगा हुआ है, उसमें तो पाइप चल रही है जिसमें बेंजीन की जैसे ये पाइप है ना, ये अंदर से आ रही है पाइप। अच्छा, अब वो चल रहा है तो मैं उसमें दिखा नहीं सकता, और बाहर से ऐसा होता है, ये कंडेंसर लगा है ऐसे। अच्छा, और इसमें इसमें ठंडा पानी आता है, गर्म पानी जाता है, वो तो ये सब पानी यानी बाहर है। पानी डायरेक्ट बेंजीन के संपर्क में नहीं होता, ठीक। और बीच की जो पाइप है, ये यहाँ से, इससे बीच में एक पाइप होगी यहाँ पर, इससे चलते हुए आ रहा होगा। ये इस फिगर में एक लिमिटेशन है, कमी है, और आपको इसको जैसे है उसको लिटरली इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। इसी माने एक अच्छा एक्सपेरिमेंटल मैंने लॉजिकल क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। चलिए, अब एक बार फिनॉल को रिड्यूस करते हैं। बहुत ही आसान और नॉन मैकेनिस्टिक है ये। कैसा? कुछ नहीं, सिंपल रट्टा बेस्ड है। फिनॉल है, जिंक डस्ट डालो और गर्म कर दो, क्या होगा? प्रोडक्शन। जिंक ओ लेके भाग जाएगा, एच यहीं लग जाएगी, ले फिनॉल की बन गई बेंजीन, जी हाँ, और जिंक का बन गया जिंक ऑक्साइड, बिल्कुल राजू बन गया जेंटलमैन, काम खत्म। तीन सस्ते रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयंस, दूसरा या बेंजीन कार्बोक्सिलेट जो भी था, दूसरा वो एसिटिलीन का पॉलीमराइजेशन, रेड हॉट आयरन ट्यूब 600 डिग्री सेल्सियस हाई प्रेशर, और तीसरा फिनॉल का सिर काट दिया और OH हटाकर H लगा दिया, जिंक डस्ट के साथ गर्म करके। तीनों ही सुंदर तरीके हैं बेंजीन बनाने के। एक प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे, हाउ वुड कन्वर्ट इथेनोइक एसिड टू बेंजीन? अगर आपके पास एसिडिक एसिड है और किसी ने कहा कि भैया एसिडिक एसिड से बेंजीन बना दो, कैसे बनाओगे? आइए देखते हैं। ये कन्वर्जन की रिएक्शन बड़े प्रचलित होते हैं जेई में। एसिडिक एसिड है, बनानी है बेंजीन, और वैसे मैं जानता हूं कि अगर इससे एसिटिलीन बना ली ना मैंने, तो एसिटिलीन से तो वही रेड हॉट आयरन ट्यूब 600 डिग्री सेल्सियस हाई प्रेशर और बेंजीन बन जाएगी। अच्छा, हाँ, बात तो सही है। अब ये कैसे करें? ये इसको कैसे ठिकाने लगाएं रेड हॉट आयरन ट्यूब से? तो ये इसके लिए तो यानी कि हमें बनानी होगी एसिटिलीन। हाँ जी, एसिटिलीन कैसे बनाएंगे? वेल, अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने आइडियाज हो सकते हैं, कई मजेदार मनोरंजक मेथड्स हो सकते हैं। नाउ यू हैव टू लेट योर इमेजिनेशन लूज। अपनी कल्पनाओं को उन्मुक्त छोड़ दें, खुला छोड़ दें, और देखें कि अभी तक जो सिखाया है उससे आप यहां पे कैसे आएंगे। आप नंबर ऑफ स्टेप्स दीजिए, ज्यादा भी ले सकते हैं, जो भी है सोचिए, दिमाग लगाइए। इसका एक ही सही यूनिक आंसर हो जरूरी नहीं है, मोर देन वन सही भी हो सकते हैं, अलग अलग रास्तों से आ सकते हैं, प्रोडक्ट तो वही मिलना है आपको। और बेंजीन के लिए एक बार एसिटिलीन बना लेंगे तो उससे बेंजीन आराम से बन जाएगी। एसिटिलीन कैसे बनाए? चक्कर तो वही है, आपको बताना है, बताइए कैसे बनाएंगे एसिटिलीन से। एक ऑफर मैं देता हूं, कैसे? आप ही देखिए। एसिडिक एसिड है, जी हाँ, क्या किया हमने? बेस डाल के सोडियम एसिटेट बना लिया, सोडा से गर्म करके मीथेन बना ली। अच्छा, क्लोरीनेशन कराया, फाइन, फिर वुड्स रिएक्शन कराया, अच्छा, इथेन। अब एक कार्बन से दो कार्बन करे, अब फिर क्या किया? तो क्लोरीनेशन से इथाइल क्लोराइड। बहुत लंबा तरीका लग रहा है वैसे। इथाइल क्लोराइड अल्कोहलिक को से अल्कीन, विनाइलिक
या सॉरी विसिनल डाइहैलाइड्स ब्रोमीन डालकर, और फिर अल्कोहलिक केवेच और सोडामाइड से फिर एसिटिलीन बनाकर फिर रेड हॉट आयरन ट्यूब, 7 8 9 स्टेप्स हैं, पर इससे बेंजीन बनाई जा सकती है। ये एक तरीका है। अभी तक आपने जो रिएक्शन पढ़े हैं उनसे अगर आप खरामा खरामा चलते हुए बेंजीन बनाए तो दिस लुक्स लाइक अ फेयरली नीट एंड क्लीन मेथड ऑफ डूइंग इट। कि इससे और अच्छे एफिशिएंट मेथड्स हो सकते हैं बहुत आराम से, लेकिन अगेन वो ऐसे हैं जिनके बारे में आपने अभी पढ़ा नहीं है, तो आपके लिए तो फिलहाल ये सही है शुरुआत के लिए। एक बात और एक टिप्पणी कर देता हूं, कभी भी बीच में अल्केन बनाना एक बहुत अच्छी सिंथेसिस नहीं माना जाता। क्यों? अल्केन्स का एक दूसरा नाम था पैराफिन्स, वो काफी कम रिएक्टिव थे, तो ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। तो आपने एक रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप था आपके पास, उसको उड़ा के आपने लल्लू अल्केन बनाया। अब फोटो हेलोजिनेशन की एफिशिएंसी हमेशा पुअर होती है, इट्स नॉट अ गुड रिएक्शन। तो ये सिंथेसिस ट्रूली स्पीकिंग एक घटिया सिंथेसिस है। बता क्यों रहे हो फिर हमको घटिया बातें? यूनिक आंसर नहीं होता जैसे मैंने कहा, और जो रिएक्शंस आपने अभी तक पढ़े हैं वो इतने लिमिटेड है, इतने सीमित हैं, उनके हिसाब से अगर करें तो ये एक तरीका हो सकता है। अदरवाइज तो काफी मजेदार तरीके भी थे जिनसे कर सकते थे, तो थोड़ा सा उसके लिए आपको अपनी नॉलेज और एक्सपैंड करनी पड़ेगी, थोड़े रिएक्शंस और लर्न करने पड़ेंगे, जो हम बताएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। राइट? चलिए, फिलहाल के लिए तो ये ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज बताओ। प्रिपरेशन बता दिया, प्रॉपर्टीज बताते हैं। फिजिकल स्टेट, कलर, ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी, यही बातें होती हैं। तो कैसे होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स? बड़े अच्छे होते हैं। अच्छे तो होते हैं, मतलब फिजिकल स्टेट कैसी होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस कोई नहीं होता, या तो वो लिक्विड होते हैं, हाँ जी, और या वो सॉलिड होते हैं। अच्छा, कैसे? लाल, पीले, हरे, नीले, मोस्टली कलरलेस होते हैं, मोस्टली दे आर कलरलेस। और उनकी कई बार एक टिपिकल सी गंध होती है। गंध नहीं, गंध, स्मेल। Gandha is like dirt. I'm not talking about that. They have a typical smell, and at times they could be fragrant. खुशबूदार होते हैं, और गारंटी नहीं, कभी कभी एनिलीन या pyridine जैसे बदबूदार अरोमेटिक कंपाउंड भी संभव है। अच्छा, जैसे जैसे नेफ्थलीन बॉल्स देखिए, क्लासिकल हाइड्रोकार्बन नेफ्थलीन की एक टिपिकल सी स्मेल होती है। हो सकता है कीड़ों को बहुत खराब लगती हो क्योंकि वो मर जाते हैं, मतलब इंसानों को तो ठीक ही लगती है, इट हैज अ यूनिक स्मेल। वो मॉथ को रिपेल करती है। मॉथ डेथ को रिपेल नहीं करती, डेथ रिपेल करती थी तो मजा आ जाता है, ऐसा नहीं होता। जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, मॉथ्स होते हैं, उनको रिपेल करती है। लोग बदबू भगाने के लिए टॉयलेट वॉलेट में डाल के रखते हैं उसको, उनको बड़ा अच्छा लगता है। फिर उसके अलावा कपड़ों में डाल के रखते हैं, तो कपड़े टॉयलेट एक बराबर है ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो भी है कपड़ों में रखते हैं ताकि उसमें कीड़े वीड़े ना लगे। ये बहुत कॉमन से यूज है नेफ्थलीन के। आपने भी देखा होगा घर में आपके, जब वुलन कपड़े रखे जाते हैं तो विशेष तौर पर नेफ्थलीन बॉल्स के साथ इस तरह से रखे जाते हैं। ठीक है। अरोमेटिक कंपाउंड्स घुलते किस में है? बेंजीन नेफ्थलीन को पानी में डालेंगे तो क्या वो घुल जाएगी? ना, बिल्कुल नहीं। पोलर सॉल्वेंट है पानी, और ये नॉन पोलर है बिल्कुल। ये बेंजीन या नाफ्थलीन या ये सब चूंकि नॉन पोलर है, पानी में तो नहीं घुलेंगे, लेकिन अगर आपके पास कार्बन डाइसल्फाइड है, CCl4 है, हेक्सेन है, इस तरह के नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, खुशी खुशी घुल जाते हैं। अच्छा, काइंड ऑफ क्यूट, यस। जैसे नेफ्थलीन बॉल्स को आप पानी में डालिए, वो डूबेंगी, तैरेंगी, जो भी होगा, लेकिन वो घुलेंगी नहीं। पर अगर आपने कुछ समय बाद देखें, तो अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो आप पाएंगे कि वो ईथर में उसकी टेंडेंसी घुलने की हो जाएगी, जबकि पानी में वो बिल्कुल भी नहीं घुलेगी। आप देखिए गोली छोटी हो गई है, क्यों? गायब हो गई, अब पहले छोटी हो गई थी क्योंकि घुल गई थी इसलिए। केमिकल प्रॉपर्टीज की बारी। प्रिपरेशन बहुत आसान थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो 2 मिनट में चैनल पढ़ रहे। आइए केमिकल प्रॉपर्टीज के कदम बढ़ाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे विस्तृत और सबसे लंबी यही है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत होगी क्लासिकल बहुत ही मशहूर मैकेनिज्म से, जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, EAS इस शॉर्ट में लोग कहते हैं। उसके अलावा दो बड़े सस्ते रिएक्शन है, एक है एडिशन और दूसरा है कंबस्शन। कंबस्शन में तो आग लगा दो, जला डालो, हर चीज जल जाती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जल जाते हैं। एडिशन भी रेयर है, रोते पीटते धमाके करा के एडिशन करा तो सकते हो, पर सबसे सुपरहिट मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई रिएक्शन है तो वो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक रिंग। वाओ, ये कैसे होता है? ये बड़ा फैशनेबल नाम है, सुनने में तो काफी क्यूट लग रहा है भी।
बड़ा मासूम सा रिएक्शन है, बहुत मशहूर रिएक्शन है। ठीक, बेंजीन का रिंग या एरोमेटिक रिंग, आप ध्यान दें, इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ये क्या है, क्या बना रहे हैं ये सब? वेल, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो ओवरलैप करते हैं, है ना? ये ऊपर और नीचे से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ऐसे इस तरह से। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है जो घूम रहे हैं। वाओ! और ऊपर से आया ई प्लस, कैसे आया? ई प्लस, टैंक 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 टैंक। ये क्या इलेक्ट्रोफाइल है जो आ रहा है? इलेक्ट्रॉन रिच एक पाई बॉन्ड पर मर मिटते थे इलेक्ट्रोफाइल अल्कीन अल्काइन में, और यहां तो पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड नाच रहा है, गोल गोल घूम रहा है, गरबा कर रहा है, डांडिया कर रहा है, जो भी है ना? तो आप देखेंगे अब इलेक्ट्रोफाइल की टेंडेंसी वहां अप्रोच करने की बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना? आप देखें कि, लेकिन यहां पर बात यह है कि अल्कीन या अल्काइन में तो पाई बॉन्ड लावारिस था, उस पर एडिशन हो जाता था, कोई पूछ नहीं आता था। यहां पर अगर एडिशन कराओगे तो एरोमेटिसिटी नष्ट होने का खतरा हो जाता है, और कंपाउंड्स को अपनी एरोमेटिसिटी ठीक ठाक पसंद होती है, वो कहते हैं यार सब्स्टिट्यूशन करा लो, एडिशन नहीं कराएंगे। अच्छा, तो क्या होता है? अब देखो क्या होता है, मजेदार रिएक्शन है। यह है बेंजीन, और सब तरफ से घुमा फिरा के देख लो, बेंजीन है, इसमें इलेक्ट्रॉन नाच रहे थे, गोल 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 गोल, टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग। क्यों? एरोमेटिक थी। अच्छा, ऐसे, जी हाँ। और इसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देखकर लालच में आ जाते हैं इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस, और वो यहां इसको अप्रोच करते हैं। और जब वो इलेक्ट्रोफाइल्स इसको अप्रोच करते हैं तो रिएक्शन होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। कैसा होता है देखिए, ये है बेंजीन, हाँ जी, और ये है इलेक्ट्रोफाइल, करीब आए। ठीक है, हाइड्रोजन एक एक पहले से है यहां, ऐसा मत सोचिए नहीं है। और जब वो आया, जो सबसे पहले उसके पास आता है, इलेक्ट्रोफाइल का काम ही है वो तो तुरंत हाथ पसार देता है, भिक्षाम दे। ठीक है, अब इसमें देखिए सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है, एरोमेटिक रिंग पर हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन है, एक आएगा एक जाएगा, इसलिए ऐसा नाम है। फाइन, इलेक्ट्रोफाइल आया, ओवरऑल रिएक्शन देखिए, बेंजीन में ई प्लस आया, वो खोपड़ी पे सवार हो गया, और यहां पे H हट गई और H प्लस निकल गया। तो हाइड्रोजन को H प्लस बना के निकाल दिया, उसके बजाय ई प्लस लग गया। हाँ जी, तो ये सब्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल। ये बेंजीन रिंग पर है तो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, जी हाँ। इलेक्ट्रोफाइल करा रहा है, इसलिए, एक रिपीट कर रहा हूं, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। गुड इनफ। कौन कौन से रिएक्शन होते हैं? वेल, कई इसकी वैरायटीज होती हैं, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, बहुत वैरायटीज में देखेंगे। लेकिन जस्ट टू स्टार्ट विद, सबसे पहले हम देखते हैं इसका बेसिक मैकेनिज्म क्या है। आज हम इसका देखेंगे मैकेनिज्म, और फिर मुलाकात होगी तब हम विस्तार से पांचों रिएक्शंस को एक एक करके देखेंगे। लेकिन पांचों में मैकेनिज्म वही होगा जो आज बता रहे हैं, उसी को अप्लाई करेंगे, तो बिल्कुल ढंग से देखिए ताकि अगली बार हम इसको यूज कर सकें। 3 स्टेप्स में होता है रिएक्शन। कौन सा? सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल प्रकट होता है, जन्म लेता है, फिर उसके बाद वो बेंजीन रिंग पर आता है, और उसके साथ चिपक जाता है, जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है, उसके साथ एक एरीनियम आयन बनाता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, जिसको बोलते हैं लोग एरीनियम आयन। ओ माय गॉड। और फिर फाइनली एक H प्लस का निकल जाना, ताकि एरोमेटिसिटी दोबारा लौट आए। ये होता है फाइनल स्टेप। यूजुअली इसमें ये स्टेप तो अलग से ही है, मेन रिएक्शन तो सेकंड और थर्ड का ही है। तो कभी कभी कुछ लोग इसे 2 स्टेप रिएक्शन भी बोल देते हैं, क्योंकि वो मानते हैं इलेक्ट्रोफाइल तो बना बनाया कहीं से हमने ले ही लिया है, ऐसा। तो जो पहला स्टेप है उसको देखिए, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये मेन रिएक्शन का, जैसे हमने कहा था, हिस्सा नहीं माना जाता। अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, और हम एक एक रिएक्शन, जैसे हम नाइट्रेशन पढ़ेंगे तो हम नाइट्रेशन के साथ देखेंगे हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फिल्ट्राउट्स। अभी शुरू में इस चक्कर में मत पड़िए, ये काफी अननेसेसरी, आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। इट्स अ वेरी इजी अफेयर। हम मान लेते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल कोई बन गया, वो है ई प्लस। वो कुछ था, चला गया, आएगा, फिर से आएगा। अगली क्लास में इंडिविजुअली एक एक रिएक्शन को विस्तार से देखेंगे, बहुत अच्छे से उसकी बात करेंगे। पर अभी अपना ध्यान फंडामेंटल मैकेनिज्म से मत भटकाइए। हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल आ गया ई प्लस, उस ई प्लस ने हाथ पसारा, इलेक्ट्रॉन दे, और वो इलेक्ट्रोफाइल अब अप्रोच करेगा किसको? एरोमेटिक रिंग को। कैसे करेगा? देखिए, आप पाते हैं
कि यहां पर तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, हाँ जी, ऊपर नीचे ई प्लस आया, टिंग टैंग जुड़ गया। और जब जुड़ गया तो सबसे पहले बनता है एक चीज जिसे लोग कहते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? कहते हैं पाई कॉम्प्लेक्स बन गया। और पाई कॉम्प्लेक्स बहुत रैपिडली चेंज हो जाता है और मुद्दे की बात है वो इस तरह की कोई चीज बनाता है। कैसे? आप मान लीजिए डबल बॉन्ड है और उस पर ई प्लस ऐड हो रहा है। कैसे सोचेंगे? मैंने पहले कई बार बताया आपको। आप मान लीजिए कि वो डबल बॉन्ड एक तरफ कूद गया, आपके पास क्या हो गया? प्लस और यहां माइनस, और यहां ई प्लस है उसको डोनेट कर दिया। इसको एक झटके में लोग अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? कि भाई ई प्लस है और कहते हैं ये लो, ये डोनेट हो गया। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। क्या बन गया? यहां आ गया प्लस। ये एच कहां से आ गई? पहले भी थी, यहां भी पहले ही थी। यहाँ एक एच थी और एक नया ई और आ गया है। अच्छा, तो ये sp3 हो गया है। जी हाँ, तो एरोमेटिसिटी उजड़ गई। यस। और क्या बन गया? वैसे तो आप इसमें रेजोनेंस वेजोनेंस करा सकते हैं और करा करा के आप ऐसा एक आयन बना सकते हैं। यहां पे प्लस चार्ज फैला हुआ है, एच और ई, ये है एरीनियम आयन। इसी को वीलैंड्स इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। वीलैंड महाराज पुराने वैज्ञानिक थे, उनके सम्मान में वीलैंड्स इंटरमीडिएट। ये अरीनियम आयन, ये कार्बोकटाइन ही है, इस तरह का बन जाता है, स्टेबल कार्बोकटाइन है। अरे तुमने एरोमेटिसिटी उजाड़ दी, पाप किया हमने, पर ठीक है, इतना बुरा भी नहीं किया, जी लेंगे इसके साथ। फिर क्या होगा आगे? देखते हैं आगे क्या होगा। हम जैसे हमने कहा था, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स, विलैंस इंटरमीडिएट, फाइन, बिग डील। तो विलैंस इंटरमीडिएट बना, पर एरोमेटिसिटी का उजड़ना ये तो पाप था। हाँ, उस पाप पर थोड़ा मरहम लगाया। कैसे? थोड़ा सा डिलोकलाइजेशन यहां से कराया, तो आप देखिए एक कटायन यहां एक यहां बना, जिसको ओवरऑल इस तरह से हम लिख देते हैं कि भैया ये बन गया। ठीक है, लिख देते हैं। देन प्लीज नोट, एरोमेटिक नहीं है ये, पहले भी कहा था, फिर लिख के बोल रहे हैं जी हाँ ये एरोमेटिक नहीं है, हमने एरोमेटिसिटी उजाड़ दी थी। देखो इलेक्ट्रोफाइल आया, एक पाई बॉन्ड से जुड़ा और तरह की ये देखो कैटायन बन गया, और यहां पर इस तरह से अभी रेजोनेंस में आ गए। ये वीलैंड्स इंटरमीडिएट है। बड़ा शानदार एनिमेशन है, ध्यान से देखिए, एकदम पिक्चर आंखों के सामने क्लियर हो जाती है। क्या गोल गोल इलेक्ट्रॉन नाच रहे हैं? नहीं। क्या एरोमेटिक है? नहीं, प्लस चार्ज शेयर्ड है। अब हमें तो एरोमेटिसिटी वापस चाहिए, क्या करें? कुछ वो sp3 वाले को sp2 में कन्वर्ट करो। कैसे करें? किसी को तो निकालो यार, H प्लस को निकालो, E प्लस को निकालो, पर एरोमेटिसिटी मतलब अच्छा नहीं लग रहा अपने को नॉन एरोमेटिक होकर। वेल, विलैंड्स इंटरमीडिएट चीखता है, चिल्लाता है, हमें एरोमेटिसिटी वापस चाहिए, वापस चाहिए, वापस चाहिए, हमारी मांगे पूरी करो। तो अब या तो E प्लस निकले और या H प्लस। अच्छा, आप चाहें मैं एक ढंग का स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा देता हूं। ये बेढंगा है, नॉट रियली, लेकिन आप ऐसे देखिए, ये ऐसे था, प्लस एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बना लीजिए ऐसे। और मान लीजिए पानी आ गया। पानी? पानी कहां से आ गया? कोई बेस आ गया, कोई ऐसा बेस, लुइस बेस, जो लोन पे डोनेट करते बी, उसने H प्लस को लोन पे डोनेट किया। H प्लस ने इलेक्ट्रॉन त्याग के यहां दिए, और धत्ते देखिए ये क्या बन गया? वेल, ये बन गया टिंग 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 टिंग, ये और ये नया बॉन्ड, और ई, H प्लस ले गया बी और बन गया BH प्लस। अच्छा, तो ये तो सब्स्टिट्यूशन हो गया ना? वही तो हम भी कह रहे थे मालिक, सब्स्टिट्यूशन हो गया। अच्छी बात है। ऐसे देखिए, इस तरह से देख रहे हैं। यहाँ तो बी माइनस लिखा है, आप अपनी बात करते, आप हमने बी लिखा था तो बी एच प्लस बनाया, यहाँ बी माइनस लिखा है तो बी एच, उसमें एच प्लस जोड़िए तो बी एच बन गया। अपनी मर्जी, आप जो चाहे लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक। अच्छा, वो दिखाओ एक बार करके, एनिमेशन में देखिए। ये विलैंड्स इंटरमीडिएट है, sp3 एटम है, बेस आया और देखो H प्लस चुरा लेगा वो, निकल 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 गया, वो sp2 हो गया और चपटा चपैट और ई जुड़ गया है सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट के तौर पर। खास बात है, देखिए इसको, सुंदर है, शानदार है। बेस आया और इसने H प्लस चुराया, H प्लस के निकलते ही sp3 से sp2 हुआ, प्लेनार हो गया, फिर से एरोमेटिक हो गया। दिल को खुशी हुई, मन को सुकून मिला। आप भी खुश हैं? बिल्कुल। ग्राफ कैसा होगा?
सबसे बुरा था एरोमेटिसिटी का उजड़ना। तो आप देखिए ये था जब E+ आया था बेंजीन रिंग के पास, और जब वो जुड़ा तो पाप के चरम पर ये आ गया, ये बन गया वैलेंस इंटरमीडिएट। और ये है, गौर फरमाइए, गौर से देखिए, ये हो जाएगी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फर्स्ट स्टेप। अब जब H+ लूज होना है तो हल्के से रेजिस्टेंस के साथ, दिस इज वैसे तो बहुत जरा सी है, ये है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर सेकंड स्टेप, जो खास नहीं है, और ये फाइनली बन गया प्रोडक्ट। इसमें जो चैलेंज था, जो RDS है, वो है स्टेप 1। RDS क्या होता है? स्लोअर स्टेप, जो धीमा चलता है, जिसके कारण हम ओवरऑल रेट देख पाते हैं। फर्स्ट स्टेप वैलेंस इंटरमीडिएट का बनना, अरेनियम आयन का बनना, वो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जैसे जैसे अरेनियम आयन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे और तेजी से होता जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। राइट? स्टेप से एक बार फिर देख लीजिए। इलेक्ट्रोफाइल आया, सबसे पहले पाई कॉम्प्लेक्स विच रैपिडली चेंजेस टू सिग्मा कॉम्प्लेक्स विच इज आल्सो कॉल्ड अरेनियम आयन या वैलेंस इंटरमीडिएट। ये स्टेप 1 था या स्टेप 2 था। E+ पहले ही बन चुका था, तो वो स्टेप 1 था। यहां से यहां तक स्टेप 2, और ये है स्टेप 3, जिसमें H+ का लॉस होता है और दोबारा सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है। डन 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 टना डन टन। एक क्वेश्चन हो जाए, which of the following species is expected to have the maximum enthalpy in an electrophilic aromatic substitution reaction? मैक्सिमम एंथैल्पी किस स्पीशीज की होगी? द लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा? ग्राफ में तो शुरुआत थी, हाँ जी, फिर इलेक्ट्रोफाइल हल्का हल्का आया, जुड़ा, हाँ, ये क्या, ये तो अब ये तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया, तो ये हल्का हल्का टूटा, और ये ऐसे। इसमें ध्यान दो, ग्राफ भी था हमारे पास। क्या हो रहा है? जब एरेनियम आयन बन गया है तो थोड़ी शांति है। अच्छा, और यहां क्या है? हल्का हल्का E+ जुड़ रहा है, हल्का हल्का ये बन रहा है, तो ये लीस्ट स्टेबल है। अच्छा, तो इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच कर रहा है, वो सबसे पुअर है। जी हाँ, बिल्कुल, हाँ, ये वाला पोर्शन। तो 2, स्पीशीज 2 इज लीस्ट स्टेबल। जी हाँ, मैक्सिमम एंथैल्पी मतलब लीस्ट स्टेबल 2 है, लीस्ट स्टेबल। एक छोटा सा कन्वर्जन क्वेश्चन आज के लिए, इथीन से बेंजीन कैसे बनाओगे तुम? इथीन से बेंजीन, हाँ, एक देखा है, एसिटिलीन बना लो, बेंजीन बन जाएगी। एसिटिलीन कैसे बनाएंगे? वेल, अगर मेरे पास था CH2 डबल बॉन्ड CHBr, और ये NaNH2 से ट्रीट करूं तो बेंजीन बन जाएगी। ये कहां से लूंगा? अगर मेरे पास है CH2Br और यहां है CH2Br, और मैं इसमें अल्कोहलिक KOH डाल दूंगा, तो ये हो जाएगा। ये कहां से बनेगी? मैं Br2 CCl4 डाल दूंगा, लो, हो गया। ब्रोमिनेशन कराइए, विसिनल डाइब्रोमाइड बनाइए, अल्कोहलिक KOH, विनाइल ब्रोमाइड, सोडामाइड, एसिटिलीन, रेड हॉट आयरन ट्यूब्स, बेंजीन। There we are. Done? Done. एक क्वेश्चन, जनरली बेंजीन गिव्स EAS, जबकि उसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं, ऐसा क्यों? कितना घटिया क्वेश्चन है। अरे एरोमेटिक होती है इसलिए यार, एरोमेटिसिटी बढ़िया चीज है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती इसलिए। बस जे का क्वेश्चन था इसलिए पूछ लिया जी। में ऐसे आसान क्वेश्चन भी आता है, अरे कुछ भी आता है जी, आप तो बस पढ़ते रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, और इसी तरह से मुलाकातें करते रहिए, असाइनमेंट्स करते रहिए। आज लास्ट पोर्शन में हमने जो मैकेनिज्म सीखा है, कौन सा? ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का। ये और परवान चढ़ेगा अगली बार, जब हम हैलोजेनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस, अल्काइलेशंस, एसिलेशंस, इन सब की बातें कब करेंगे? अगली बार। आज की मुलाकात बस इतनी ही। नमस्कार।